नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने जीएसटी सुधारों को बताया आजादी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बदलाव। पीयूष गोयल ने कहा, लोगों की रोजमर्रा की हर वस्तु पर जीएसटी हुआ कम। विपक्ष पर लगाया जीएसटी को लेकर गलतफहमी फैलाने का आरोप। केरल कांग्रेस के बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार बयान पर मचा सियासी घमासान। भाजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार और बिहारियों की अस्मिता पर पहुंचाई चोट। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में शिक्षकों को किया सम्मानित। छात्रों के चरित्र निर्माण को बताया शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य। कहा, विकसित भारत के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम। नौ से 16 सितंबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय ने कहा, व्यापार मुद्दे पर अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी। मानवता के आधार पर पाकिस्तान के साथ साझा की बाढ़ की जानकारी। और थाईलैंड की संसद ने रिचार्ड विराकुल को चुना नया प्रधानमंत्री। अनुतिन ने बहुमत से ज्यादा 311 वोट पाकर दर्ज की जीत। और अब विस्तार से समाचार। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर नई दिल्ली में देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें बालिकाओं की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के तौर पर स्थापित करने में शिक्षकों का योगदान निर्णायक होगा। द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना महिलाओं के नेतृत्व में विकास यानी वुमन लेड डेवलपमेंट का सबसे प्रभावी माध्यम है। शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के शिक्षा स्तर को सुधारने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकारों, विद्यालयों और प्रबंधकों और सभी शिक्षकों का ये दायित्व है कि बेटियों की सुविधाओं और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मेरा अनुभव है कि सुविधा और सुरक्षा मिलने पर बेटियां असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर सकती हैं। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के मानक में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी बेटियां अधिक से अधिक संख्या में एनरोलमेंट करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के शिक्षकों की पहचान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में होनी चाहिए, तभी भारत एक वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बन सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि भारत एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बने। इसके लिए ये अनिवार्य है कि हमारी शिक्षकों की पहचान विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के रूप में हो। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्किल एजुकेशन शिक्षा के इन तीनों क्षेत्रों में हमारी संस्थानों और शिक्षकों को बढ़ चढ़कर योगदान देना है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश भर के 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें स्कूलों के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हैं। लिटरेचर के क्लासरूम्स अक्सर बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते हैं, मगर उसको और रचनात्मक बनाने के लिए साथ ही मैंने अपने स्टूडेंट्स के मेंटल वेलबींग के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थिएटर को एक थेरेपी की तरह यूज़ किया और इसी तरीके के कई सारे नवाचार मैंने किए। मैं पूरे भारतवर्ष को सबसे कम शिक्षित जिला अलीराजपुर में कार्य किया हूँ, जहाँ पर बच्चों में शिक्षा की एक अलग थी, लेकिन उसके लिए एक प्रकाश की ज़रूरत थी। मैंने उनको करके सीखने, खेल खेल में विज्ञान, और वहाँ पर चंद्रशेखर विज्ञान पार्क में निर्माण में एक शिक्षक की भूमिका निर्माण करके बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की। मुझे विद्यालय के नाम पर एक ऐसा विद्यालय मिला था, ऐसे विद्यालय में मेरा पदस्थापन किया गया था जहां ना ही भूमि उपलब्ध थी और ना ही भवन उपलब्ध था। तो मैंने ऐसे विद्यालय के समुदाय के सहयोग से एक संपन्न विद्यालय में बदला
और कई ऐसी बालिकाएं थी जिन्हें मैंने बाल विवाह से बचाकर पढ़ाई की मुख्य धारा से जुड़ा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीएसटी के नए स्लैब को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने जीएसटी रिफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि देश के हर वर्ग को इसका फायदा मिलेगा। हर एक को एक बहुत बड़ा तोहफा 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन मिलने जा रहा है। जब हमारी सरकार आई उस समय की अर्थव्यवस्था हम सब जानते हैं कितनी कमजोर थी। हम सब जानते हैं कि 10 साल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार करने के अलावा प्रभावशाली कदम या ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म के कोई कदम उठाए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ संकल्प था और आर्थिक सोच स्पष्ट थी, जिसके कारण उन्होंने ये हिम्मत की कि केंद्र सरकार जो भी राज्य में जीएसटी आने के बाद अगर रेवेन्यू कम होगा या ग्रोथ रेवेन्यू की बढ़त 14% से कम होगी, उसको केंद्र सरकार कॉम्पेंसेशन के माध्यम से पूरा करेगी 5 साल के लिए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम 9 से 16 सितंबर तक भारत की यात्रा पर आएंगे और इसी को लेकर विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अपनी यात्रा के दौरान वे वाराणसी, मुंबई और तिरुपति का भी दौरा करेंगे। The Prime Minister of Mauritius, His Excellency Dr. Naveen Chandra Ram Gulam, will undertake a state visit to India from 9th to 16th of September 2025. This will be the first overseas bilateral visit of Prime Minister Dr. Ram Gulam to India in his present term. You would recall that Prime Minister Ram Gulam had earlier visited India in 2014 to attend the swearing-in ceremony of the Prime Minister and the Council of Ministers. During this visit to India of Dr. Ram Gulam, he will, apart from Delhi, he'll also visit Mumbai, Varanasi, Ayodhya and Tirupati. In Mumbai, he'll be attending a business event. भारत बाढ़ से जुड़ी सभी जानकारी लगातार पाकिस्तान के साथ साझा कर रहा है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मानवीय आधार पर भारत पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा कर रहा है। लोग बाढ़ संबंधित जो डेटा हम पाकिस्तान के साथ साझा कर रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से हो रहा है। तभी मैंने कहा कि ये हाई कमीशन के माध्यम से उनको दिया जा रहा है और ये मानवता के आधार पर दिया जा रहा है। देश भर में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत बचाव कार्यों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस साल मानसून के दौरान जब भी मुझे प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पता चला, मुझे गहरा दुख हुआ। पहाड़ों में बादल फटने और मैदानी इलाकों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिससे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और देश के कई अन्य हिस्सों में मौत और तबाही मची है। राष्ट्र आपदाओं से प्रभावित लोगों के दुख में शामिल है और इस संकट की घड़ी में उनके साथ है। मैं बचाव और राहत कार्यों में शामिल लोगों के जज्बे की सराहना करती हूं। हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज पूर्वी दिल्ली में यमुना किनारे बनाए गए शिविरों का जायजा लिया। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली की रेखा सरकार ने समय रहते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है।
इन लोगों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से शिविर की व्यवस्था के साथ शुद्ध पेयजल, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था, चिकित्सक और दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में कोई भी जानमाल की हानि नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप मल्होत्रा खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं आईटीओ पर इन राहत शिविरों का। सर, क्या कहेंगे आज? मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बार जो 23 की प्रॉब्लम थी, वहां के लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी, इस बार उसको पहले से एप्रीहेंड किया गया और सीएम साहिबा ने, हमारे बाकी सब मंत्रियों ने, सबने मिलके, हमारे सभी अधिकारी दिल्ली सरकार के, चाहे वो एसडीएम्स हो, एडीएम हो, डीएम हो और बड़े अधिकारी हों, और नीचे के हमारे सिविल डिफेंस की फोर्स भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग 1000-1200 से ज़्यादा यमुना के खादर में रहने वाले लोगों को यहाँ पर व्यवस्था की गई है टेंटों की, ताकि वो रह सकें। कम से कम उनको पानी में उनके जो झुग्गी थी या जो भी था वो सारा सामान वो जितना ला पाए लाए होंगे, पर एक भी कैजुअलिटी नहीं है। उनके अगर जानवर भी थे, गाय, भैंस, बकरी, इवन डॉग्स को भी कल रेस्क्यू किया गया। आप लोगों ने देखा, एनडीआरएफ की टीम्स भी यहाँ पर हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, प्रसाधन की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी यहाँ पर 24/7 डॉक्टर, पैरामेडिक्स और मेडिसिन अवेलेबल हैं। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, अब चाहे वो डायरिया के आ रहे हों या थोड़ा फंगल इन्फेक्शन के आ रहे हों, बच्चों में वायरल का बुखार भी ऐसा देखने में आ रहा है, डॉक्टर्स की भी और दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। बहुत अच्छा इंतज़ाम दिल्ली की रेखा जी की सरकार ने इस बार फ्लड रिलीफ के लिए किया है। सर, लगता है कि समय रहते ही दिल्ली सरकार ने एहतियातन कदम उठाए और उसके बाद कैंपों का भी आयोजन किया। ये दूरदृष्टि सोच है रेखा जी की सरकार की, रेखा जी की स्वयं की, कि ये पता समझ में आ गया था, पता लग रहा था कि जहाँ से पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड बांध से, वहाँ पर कब कितना पानी छोड़ा जाएगा, तो उसके लिए पर्याप्त 2-3 दिन मिल गए, जिसके कारण से सब जगह हमारे एसडीएम्स ने, डीएम से, बाकी अधिकारियों ने, सिविल डिफेंस ने मिलके वहाँ सूचनाएं कराई हैं। जो आरएनडीएफ की टीम है वो लोग लगातार लगी हैं। प्रायर इन्फॉर्मेशन के कारण से उनको पहले इवैक्यूएट कर लिया गया, ताकि अचानक पानी आया और रातों रात उनके वो लोग कोई बह गए, ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा काम रेखा जी की सरकार ने किया। तो ये थे केंद्रीय मंत्री हरदीप मल्होत्रा जो बता रहे थे कि किस तरह से जो दिल्ली की सरकार है, रेखा सरकार है, उसने समय रहते कदम उठाए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश इस समय एक भयंकर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में मानसूनी बारिश के कारण बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, हम चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से मणिमहेश में फंसे हुए यात्रियों को निकालने में सफल हुए हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। हम आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से इस तबाही ने हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले हमारे जो मेहमान मणिमहेश में फंसे हुए थे उनकी चिंता हमें ज़्यादा थी, और बागवानों के जो फसल है सड़क सेबों में पड़ी है उनको मंडियों तक पहुंचाने का दायित्व हमारा है। कि जहाँ लाइट नहीं है, पीने के पानी की योजनाएं नहीं है, सड़कें बह गई है, उन सबको सही दुरुस्त करना टेम्परेरी तौर पर। अभी आज ही मौसम 4 दिन बाद साफ हुआ है और मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, हम सब लोग बैठकर मीटिंग करके किसी न किसी तरह हिमाचल को इस आपदा से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देने के लिए एम्स नई दिल्ली ने एक विशेष पहल की है। एम्स ने डॉक्टरों और नर्सों की एक समर्पित टीम को प्रभावित इलाकों में भेजा है, जो वहां रहकर लोगों को चिकित्सकीय सहायता और मानवीय सहयोग प्रदान करेगी। इस टीम में मेडिसिन, मनोचिकित्सा, बाल चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस और प्रयोगशाला जैसे विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। इनके साथ ही वरिष्ठ और अनुभवी नर्सें भी इस मिशन में अपनी सेवाएं देंगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों में ये डॉक्टर और नर्सें ज़रूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे,
दवाइयां बांटेंगे और हर संभव सहयोग देंगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बदलता बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। राज्य के मुकेश कुमार, राजा कुमार, राजकुमार और रंजीत कुमार प्रदेश में ही रोजगार पाकर काफ़ी खुश और संतुष्ट हैं। इसमें राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका अद्वितीय है। बात बदलते बिहार की इस श्रृंखला में रिवर्स पलायन पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सन 2005 के पहले बिहार में इंडस्ट्री के नाम पर ईंट भट्टा उद्योग था, लेकिन सन 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो खास तौर से इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान दिया गया। उस समय पलायन एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन आज बिहार में रिवर्स पलायन की बात हो रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रिवर्स पलायन की कहानी कामगारों की जुबानी। नए नए उद्योगों के साथ बिहार में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। आइए सुनते हैं बिहार के युवाओं से बदलते बिहार की अनोखी कहानियां। 2 साल पहले नोएडा में, मुंबई में बहुत जगह पे काम किया। 10-15 साल से घूम ही रहा था और अकेले रहते थे। अभी 2 साल से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं मुजफ्फरपुर में। तो बाहर से बहुत ज़्यादा रिलीफ हो रहा है कि घर से हम आते हैं, रोज़ आते हैं, घर से माँ बाप से मिलते हैं और रोज़ चले जाते हैं। पहले बाहर में रहने से ये होता था हमें रोज़ ड्यूटी करना है, खाना बनाना है सुबह, फिर शाम को आके फिर खाना बनाना। कभी नाइट ड्यूटी होगी या तो कभी होटल में खाए, कभी इधर खाए, कभी नहीं खाए भी चले जाते थे। अगर लेट उठते तो बिना खाए हुए भी चले जाते थे। अभी हमें सुकून है कि घर से घर में खाना बन के मिलता है, बाल बच्चे माँ बाप सबसे मिलते हैं। पहले मैं यही गारमेंट में इंदौर में काम करता था, पर वहाँ पे काम तो ठीक ही था, लेकिन पर बहुत तकलीफ झेलना पड़ता था वहाँ पर। और नाइट ड्यूटी करता था तो रात में आना जाना, और हम लोग कभी भी त्यौहार में घर पे सही से आना जाना नहीं करते थे, क्योंकि ट्रेन में इतना भीड़ चलती थी। और बहुत 1800 किलोमीटर हम लोग मतलब यहाँ से जाते थे और आते थे। बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ता है। और यहाँ आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे सरकार कुछ सोचा है और बहुत ही बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे काम करने के बाद। और हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। इससे पहले मैं गुड़गांव में काम कर रहा था, वहाँ बहुत कठिनाई हो रही थी। वहाँ के बाद जो है सो हम लोग यहाँ आ गए। बिहार में बहुत अच्छी लग रही है। घर में जो है सो है, घर से परिवार से मिलते हैं, गांव समाज हर आदमी से मिलते हैं। परेशानी वहाँ थी जो है सो थोड़ा दूरी पड़ता था, यहाँ से लमसम 1200 किलोमीटर पड़ रहा था, इसीलिए जैसे बहुत काफ़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ बच्चे लोग थे। मैं मुजफ्फरपुर ज़िला के रहने वाला हूँ। ग्रेटर नोएडा में काम कर रहा था और मेरे ज़िले में ये कंपनी आई है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से काम करने के लिए। और यहाँ से घर जाने आने में भी सुविधा है कि काम करके घर जाता हूँ, आता हूँ सुबह शाम। वहाँ परेशानी थी कि रहने में और रूम किराया देने में महंगा पड़ रहा था। तो आपने देखा कि किस तरह बिहार में इंडस्ट्री के मामले में फिजा कैसे बदल रही है। हम कल फिर आएंगे रिवर्स माइग्रेशन की एक नई कहानी को लेकर। तब तक आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग ने आज अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन और पूजन के बाद मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। भूटान के पीएम राम मंदिर परिसर में लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक रहे। दासो शेरिंग पहले विदेशी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि भूटान के पीएम ने रामलला, राम दरबार, कुबेर टीला, जटायु और सप्त मंडप के दर्शन किए, भगवान की आरती की, पुष्प अर्पित किए और प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर की नक्काशी को निहारा और अपने मोबाइल से राम मंदिर की कई तस्वीरें खींची। भारत चिकित्सा उपकरण बनाने के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज भारत में बनी चिकित्सा उपकरण की वैश्विक मानकों के अनुरूप है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों को बेचने वाले और खरीदार को एक साथ इन सभी को एक मंच पर लाना है। ये एक्सपो 6 सितंबर तक चलेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया मेडटेक एक्सपो में भारत ने अपने फार्मा इंडस्ट्री, चिकित्सा उपकरणों और इनोवेशन की ताकत का प्रदर्शन किया है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड के लक्ष्य के साथ इस एक्सपो में देश भर के एमएसएमई, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थान, राज्य मंडप, भविष्य के नवाचार पवेलियन और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग अपनी नवीनतम पहलों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्देश्य एक है, भारत को मेडटेक क्षेत्र में नवाचार और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें जो कस्टमर और दी सेलर जब एक साथ बैठ के बातें करते हैं तो कस्टमर को पता लगता है हमारी स्ट्रेंथ। हम अपनी स्ट्रेंथ पिछले 10-15 साल से वर्ल्ड को दिखाते रहे हैं और हर साल ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल बायर्स हैं या ग्लोबल पेशेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ केयर सप्लाईज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक्सपो की खासियत यह है कि इसमें 30 से अधिक देशों से 150 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल हुए हैं। ये मंच भारत के विस्तृत मेडटेक इकोसिस्टम में वैश्विक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को तलाशने का अवसर प्रदान कर रहा है। आयोजन को मजबूती मिली है अग्रणी उद्योग संगठनों के व्यापक सहयोग से। 6 सितंबर तक चलने वाले इस एक्सपो में नई तकनीकों के प्रदर्शन के साथ साथ नीतिगत विमर्श, B2B मीटिंग्स और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष जोर है। इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना। जो गवर्नमेंट का कुछ साल पहले PLI स्कीम लेके आई थी उसमें भी काफ़ी काफ़ी कंपनीज ने उसका फ़ायदा लिया है और आई थिंक और आगे आत्मनिर्भरता में आज की तारीख में भी हम काफ़ी इंटरमीडिएट्स है जो रॉ मटेरियल बनाने में जो यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। वी कैन सी कि वो भी कम हो रहा है। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स मल्टीपल डोजेज फॉर्म्स बनाते हैं और जो हम लोग WHO सर्टिफाइड हैं एंड WHO अप्रूव्ड है एंड वी सप्लाई टू अ लॉट ऑफ not only lot of states and cities in the country but also out of India. इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल घरेलू स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी की जरूरतें पूरी करने में सक्षम है बल्कि विश्व स्तर पर मेडटेक विनिर्माण और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अब तक कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 99 पदक जीते जिसमें 50 स्वर्ण पदक भारतीय निशानेबाजों के नाम रहे। अब भारतीय टीम 8 सितंबर से चीन में होने वाले ISSF विश्व कप में भाग लेने के लिए रवाना होगी। भारतीय टीम के लगातार शानदार प्रदर्शन पर हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुमार सुल्तान सिंह से खास बातचीत की।
निशानेबाजी के खेल में भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करी और जिस तरह से हाल ही में उनका प्रदर्शन रहा, जहां पर भारत ने नंबर 1 पोजीशन हासिल करी, 50 गोल्ड मेडल उनकी झोली में रहे। सुल्तान सिंह हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी NRAI के से। सुल्तान साहब, कैसे देखते हैं अभी जो रिसेंट मेडल टैली आप देखिए, उसमें जो फैबुलस प्रदर्शन किया शूटर्स ने, सभी को चौंका दिया और डोमिनेशन जो देखने को मिला? ये देखिए, ये एक फिनोमिनल अचीवमेंट था मेरे शूटर्स का, सीनियर्स और जूनियर्स का। तो आप पोटेंशियल जो हमारे शूटर्स का है, 50 गोल्ड मेडल, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड टैली, इन द एशिया टैली एट द मोमेंट, सो विच कंसिस्ट ऑफ 50 गोल्ड मेडल्स, 25 सिल्वर मेडल्स एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल्स, एंड ईच of the category in rifle, pistol as well as in the shotgun, which is trap and skeet, we have got the medals. इस ग्रोथ को देखते हुए और जो हमारे स्टेट की तरफ से और सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स को यहाँ पे हमारे यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। चाइना में वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके बाद खुद इंडिया जूनियर वर्ल्ड कप की होस्टिंग करेगा। देखिए, अभी हमारी टीम अब चाइना के लिए रवाना होगी वर्ल्ड कप ISSF के लिए। उसके बाद में 25 सितंबर में हम जूनियर वर्ल्ड कप को, एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट है जूनियर वर्ल्ड कप ISSF का, वो हम होस्ट करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मोर देन 30 कंट्रीज़ विल पार्टिसिपेट। इसके बाद में हमने पहली बार इंडिया में NRAI ग्लोबल शूटिंग लीग का अब हम चालू करने वाले हैं, जहाँ पे पहली बार ये नवंबर के अंदर हमारी लीग आएगी और जिसके अंदर तमाम शूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ओलंपियन लेवल तक, अबाउट 80 ऑफ देम हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये थे जनरल सुल्तान सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना था कि भारत जिस तरह से शूटिंग में लगातार आगे बढ़ रहा है, आप देखिए चाइना हो, कोरियंस हो, सभी को डोमिनेट कर रहा है और जो अभी प्रदर्शन रहा, टॉप में रही एशिया में, उसके बाद चाइना है, फिर वर्ल्ड कप होस्ट करना है। यानी अब जब लीग आ जाएगी तो एक और बड़ा जो मंच है वो शूटर्स को मिलेगा और वहाँ पर वो तमाम ओलंपियंस के साथ परफॉर्म करेंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। बिहार धीरे धीरे ही सही विकास की गति पर खुद को आगे बढ़ा रहा है। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन ने इस राज्य के लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती दी है। बुलेटिन में आपको छोड़ जाते हैं DD न्यूज़ संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से इस खास रिपोर्ट के साथ। बिहार की खेल राजधानी के रूप में खुद को तेजी से विकसित कर रहा नालंदा जिले के अंतर्गत आने वाला राजगीर अब धीरे धीरे बिहार के बहुआयामी विकास के केंद्र का रूप लेता जा रहा है। यह भूमि खेल के साथ साथ वैश्विक पटल पर पर्यटन को भी एक नई गति दे रही है, जो रोजगार के नए अवसरों को लेकर आई है, जिसका सीधा फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। नंदकेश्वर प्रसाद, जो कि करीब 20 साल से खान पान की रेहड़ी लगा रहे हैं, का मानना है कि खेल प्रतियोगिताओं के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है। यहाँ जब मैच शुरू हुआ तो आमदनी बढ़ गया है, ग्राहक भी आता है अच्छा और थोड़ा बिक्री ज़्यादा होता है, मैच होता है, तो यही सब कारण है। बढ़ोतरी है, मतलब कि आन जान ज़्यादा हो गया है, स्टेडियम बन गया, पुलिस कैंप बन गया, सब चीज़ बन गया, बहुत आदमी आते जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी इसे राजस्व में वृद्धि से जोड़कर देखते हैं। उनके मुताबिक यह एक बड़ा परिवर्तन है जो राज्य की आर्थिक प्रगति की राह को सशक्त कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और जो हम भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं, बिहार ने ये शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको बनाने की और फिर उसमें ये मेजबानी की। तो ये जो तीनों बातें हुई हैं, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा सहारा मिला। अपनी आंखों के सामने राजगीर को निहारता देख रहे यहाँ के ग्रामीण राज्य सरकार को धन्यवाद देते नहीं थकते। वो यह बताना नहीं भूलते कि होटल, परिवहन और खान पान उद्योग को बड़ा फायदा हुआ है। जो राजगीर के धरती पर आप आए हैं तो यहाँ पर जितने सारी योजना बना है, उससे आसपास ग्रामीण लोगों को, गरीब वर्गों को, जो गरीब वर्ग हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। कम से कम 1000 जो गरीब परिवार के लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं।
राजगीर खेल के माध्यम से आर्थिक प्रगति की नई कहानियां लिख रहा है, जो बिहार को सुरक्षित और विकास पर आगे बढ़ रहे राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा दे रहा है। खेल ने राजगीर को एक नया रूप दिया है और राजगीर ने राज्य के राजस्व को एक नया आकार दिया है, जो कहीं ना कहीं बिहार को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार।